ओके चलो नाउ पे अटेंशन यहाँ पे। अ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियर है, जब आपको स्क्रीन पे दिखेगा चीजें तो मैक्सिमम बातें आपके दिमाग में ही सीधा रहेगी। बहुत बार मॉड्यूल से पढ़ाना और जब मैं अंडरलाइन कर रहा था तो एज इट इज बच्चे नहीं समझ पाते किस वर्ड पे मैं इम्फेसिस करना चाहता हूँ। नहीं तो फिर मैं कहीं पे होता हूँ और आधे बच्चे अपने ही ख्यालों में रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे ध्यान देना ताकि आपको समझेगा, और एक एक मिनट हम ऐसे कि कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे कि बाद में टेंशन आना ही नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सीए फाउंडेशन का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें अपने आप में 6 यूनिट आते हैं, हम सबको पता है। और आपने अपने दोस्तों को भी ये सुना रहेगा कहते हुए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को संभाल लोगे तो सीए फाउंडेशन में लॉ पास होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको पहला यूनिट पढ़ोगे ना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, आगे के सारे सब यूनिट उसी के बेसिस पे बने हुए हैं। कैसे? चलो पहले आप पहला सवाल हम देखते हैं पढ़ना। सवाल है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये बताओ हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब जनरल लॉ पढ़ रहे हैं या बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, क्या लगता है? बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पहला सवाल कहा कि हर बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस होता है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई अलग से एक्ट बनाया गया क्या? तो आंसर इज यस। जैसे पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट बनाया गया जिसमें पार्टनरशिप बनते कैसी है, कितने पार्टनर होने चाहिए, सारी बातें दी है। जैसे कंपनी के लिए अलग से एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं कंपनीज एक्ट, क्या? 2013 की कंपनी कि कैसे बनानी है, कितने डायरेक्टर होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या, वो अगर आपको समझना है तो आपको कंपलसरी कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। वैसे ही दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द पुराना है। व्हाट इज, आपने सीए फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले भी ये शब्द तो सुना ही रहेगा ना, यार इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब चलो वो अलग हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये नया वर्ड नहीं था। बट अब कौन सा एक्ट इसे डील कर रहा है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दो बातें मैंने आपको कही थी, यहां पे एक सबसे पहला वर्ड क्या आ गया है एक्ट में? इंडियन। और ईयर देखो कौन सा है? 1872। और भारत कब आजाद हुआ था? 1947। मैंने आपको ये बता दिया था कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक्ट है, इसलिए उससे पहले आए हुए हर एक एक्ट में आपको क्या वर्ड दिखेगा बेटा? इंडियन। तो लिखते वक्त सिर्फ इतना याद रखना, इसका कोई सेक्शन सबसेक्शन याद रखना है क्या सर? तो आप हो सके तो याद रखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं जाते, क्योंकि आईसीआई आपको रोबोट नहीं समझते। आप सिर्फ सेक्शन, बच्चों को सेक्शन लर्न अंदर का कंटेंट नहीं पता, कोई फायदा नहीं। आपको कंसेप्ट पता है, एट ए टाइम सेक्शन रह गया तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ट्राई करो कि याद रहे, नहीं याद रहा तो कोई भी नुकसान होता नहीं है। क्योंकि आज इस साल का पेपर भी आप देख लो तो आईसीआई सिर्फ एक ही बात पे जज कर रही है, एक ही बात पूछ रही है कि बताओ आपका जजमेंट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आईसीआई ने कभी ये नहीं पूछा कि सेक्शन क्या था, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन पूछते कि प्रोविजन क्या है, आप एक्सप्लेन करो। एंड दैट्स द पॉइंट। नाउ पे अटेंशन मालिक, एवरीवन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या था? एच ना? हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। पहला तो एग्रीमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है। और यहां पे ये जो शब्द है ना बेटा एंड, वो बहुत मैटर करेगा। लॉ जब जब तुम पढ़ोगे तब तब तुमको ये दो शब्द में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एंड और दूसरा क्या? और। अगर यहां पे और आ जाता गलती से, या तुम और लिख देते हो, बहुत बच्चे लिखते हो, तो इससे ना तुम्हारा पासिंग फेलिंग या लैंग्वेज बनता है। यहां पे अगर मैं और लिखूं तो क्या अर्थ हो जाएगा पता है? एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो इनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए, दोनों में से एक रहा तो चलेगा। एंड आया तो मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब इनफोर्सेबल मतलब क्या? लॉ द्वारा वो मान्यता चाहिए। ओके जैसे कि मैं तुमको इसका उदाहरण देता कि एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी उन्होंने दिया है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा ताकि तुमको समझे। मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं सपोज यश के साथ कि यश मैं तेरे को गांजा बेचूंगा, अग्रीमेंट है। लेकिन गांजा बेचना क्या लॉफुल है क्या? नहीं। तो इनफोर्सिबल बाय लॉ है क्या? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा का? आंसर इज नो। भावना समझ रहे हो क्या? एग्रीमेंट तो करो, लेकिन वो जो व्यवहार आप कर रहे हो वो क्या होने चाहिए? लीगल होने चाहिए। इनफोर्सिबल लॉ का उसे क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। तो सर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट क्या बेटा? इनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज नॉन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में कितने एसेंशियल एलिमेंट है मालिक? दो। कौन सा? एक तो है एग्रीमेंट और दूसरा क्या? इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। यहां पे तुम्हारा मेन पार्ट खत्म हो गया, उनकी भावना यहां पे खत्म हो गई। अब ये आगे तो खेल होगा।
खेल क्या होगा, अब आपको ये बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने एलिमेंट है, बताओ बेटा, दो। पहला कौन सा एलिमेंट है, एग्रीमेंट। दूसरा कौन सा एलिमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अभी एग्रीमेंट मतलब क्या वो समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? सी एवरीवन, agreement. The term agreement given in section 2 subsection E of the act defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. It is known as agreement. To have an insight into the definition of agreement, we need to understand ये वायरस वाली आ गई, okay, we need to understand what, Malik, pay attention. Promise. अब promise क्या है देखते हैं। Section 2 subsection B define promise. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes what, Malik? Promise. तो अब देखो क्या घुमाया उन्होंने। सबसे पहले आपको एग्रीमेंट बताने वाले थे। एग्रीमेंट में क्या कहा, द टर्म एग्रीमेंट गिवन कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या, ई। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द एक्ट डिफाइन क्या बोला है, व्हाट इज एग्रीमेंट, बोलो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर, इट इज नॉन एज एग्रीमेंट। कि सर आप हमें पढ़ाओ, हमें आपको फीस दूंगा, तो हमारे में प्रॉमिस हो रहा है, बदले में कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, तो उसे मैं प्रॉमिस कहूंगा। बट उनका कहना था रुको, क्या आपको प्रॉमिस पता है, चलो आगे दो। टू हैव अ इंसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कौन सी टर्म को, प्रॉमिस को, क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस विथ कंसिडरेशन, इट इज नॉन एज व्हाट, एग्रीमेंट। बट व्हाट इज प्रॉमिस सर, प्रॉमिस का डेफिनेशन उन्होंने दिया है कौन सा, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। डिफाइन प्रॉमिस मतलब क्या, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। एसेंट म्हणजे काय, अब ये कुछ शब्द लॉ के तुमको समझने पड़ेंगे। सिग्निफाइज हिज एसेंट, एसेंट मतलब वो खुद इच्छा जता रहा है कि हाँ मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। यहां पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मिस्टर बी आपको मेरी कार खरीदनी है क्या, प्रपोज मतलब प्रपोजल किसने रखा, ए ने, किसके पास रखा, बी के पास। तो व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, तो बी को प्रपोजल दिया गया था, सिग्निफाइज हिज एसेंट, और बी बोलता है हाँ मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, ओके, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी, तो ये प्रपोजल बी ने क्या किया माना जाएगा, एक्सेप्ट किया माना जाएगा। और जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मालिक, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन प्रपोजल्स एक्सेप्टेड इट इज नॉन एज व्हाट, प्रॉमिस। ना समझा मालिक? चलो सर अभी एक थोड़ा सा ना इसी चीज को यहां पे हम ना रिवीजन की तरह ले लेते। सेक्शन क्या देखा था, 2H, उसके बाद क्या देखा था, पक्का बोलना 2E, और उसके बाद हमने क्या देखा था, 2B। 2H क्या बोल रहा था, 2H क्या बोल रहा था, ढोकलो बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा था। ओके, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट सर, दो बातें थी, एक क्या थी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस व्हाट, इनफोर्सेबिलिटी, ये क्या बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट। EN लिख रहा हूं सिर्फ में। ओके, सेक्शन 2E क्या था, किसका सेक्शन था सर, एग्रीमेंट का। अब एग्रीमेंट है क्या बोला, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस सर, ठीक है, उसे हम क्या कहा जाएगा, एग्रीमेंट। अब फिर प्रॉमिस वर्ड आ गया सर, तो प्रॉमिस मतलब क्या बताओ, प्रॉमिस के लिए कौन सा सेक्शन दिया उन्होंने, 2B। देखो ऐसे करके लिख देंगे सर, मतलब इतना याद रहा तो ठीक है, लेकिन अब तक हमने ये पढ़ा, सेक्शन 2H बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी, इट इज नॉन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एग्रीमेंट, तो प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, सेक्शन 2E बोला। उसके बाद क्या, प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या बोला, सेक्शन 2B, व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड इट्स बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस। तो पहले प्रपोजल आता है और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं मालिक, प्रॉमिस कहते हैं। तो सर देखो क्या चीज है, from the following points emerge the above definition. When the person to whom proposal is made, जिसको हम प्रपोज देते हैं, प्रपोज करते हैं भाई कि ये चीज तू खरीदना चाहता है क्या, signifies is assent, लैंग्वेज समझ रहा है, assent मतलब क्या, signifies मतलब वो अपना होकार नकार दर्शाता है कि हाँ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, on that proposal which is made to him, जो उसे दिया गया, the proposal becomes what, accepted, and accepted proposal becomes what, promise.
और एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक्सेप्ट है सर, वैलिड है, उसे मैं क्या कहता हूं? एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो जाती है तो उसे मैं क्या कहता हूं? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सबसे पहले क्या आएगा? प्रपोजल। जब प्रपोजल क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा तो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस का कन्वर्जन हो जाएगा एग्रीमेंट में, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी ला तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट सीडी है, उससे पहले ये सारी चीजें चलती है। बोलो यस सर, नो? यस सर। आगे, thus we say that agreement is the result of what beta? Proposal made by one party to the another party, and that other party gives acceptance thereto, of course mutual consideration। और खुद की इच्छा से जब उसे acceptance दिया जाता है तो उसे but obvious उसका conversion agreement में होगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट तो एक लेवल पे अभी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को और डिटेल में लेके जाए तो हमको प्रपोजल बताया, और व्हेन प्रपोजल बिकम एक्सेप्ट तो क्या बन गया? प्रॉमिस। ठीक है, तो यहां पे इतना समझा। तो उन्होंने फिर एक बात कहा कि एग्रीमेंट क्या सर? जब ऑफर या फिर प्रपोजल क्या हो जाता है? एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। When offer plus acceptance it is not an agreement। और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। पहले तो ये चीज निकाल दो कि सीए कर रहे हो तो बहुत ज्यादा तुमको ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी 30 मार्क खान जैसा पेपर लिखना है। यही गलतियों से बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि तुमको एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम का दिन है, एक दिन पहले तुमको लगता है एज इट इज याद आएगा क्या? नहीं। लेकिन आपको अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपने इतना भी लिख दिया कि सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट प्लस ऑफर प्लस ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल प्लस व्हाट? एक्सेप्टेंस। और बाकी अपने शब्दों में तो तुम ही लिख ही पाओगे। ओके, अभी देखो, अब दूसरा पॉइंट वो क्या बताना चाहते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस क्या था बेटा? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। An agreement become contract must give rise to the legal obligation, which means duly enforceable by law. Thus, from the above definition, it can concluded that contract is equal to accepted proposal। इसे मैं क्या कहता हूं दूसरे शब्द में accepted proposal को? agreement plus what बेटा? enforceability by law। तो ये सारी चीजें मालिक लॉ। देखो अभी लैंग्वेज तुमको, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी। देखो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से चालू किया और इतना सारा पढ़ा। उसमें हमने कितने सेक्शन का रेफरेंस देखा? ये वाला। क्या तुमको याद आ रहा है? सेक्शन 2H क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2E क्या हो गया? एग्रीमेंट। सेक्शन 2B क्या हो गया? प्रॉमिस। ठीक है ना? तो अब आपने इतना देखा, और ये सारे कौन से एक्ट के सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट? 1872। मॉरल ऑफ द स्टोरी उन्होंने नीचे जाके क्या बता दिया भाई? कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या एग्रीमेंट प्लस व्हाट? इन्फोर्सेबिलिटी। तो इतनी बातें अब उन्होंने वही कहा। पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वही चीज है। एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं सीधा। अब देखो एग्जाम्पल कैसे दिए रहते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए एक पार्टी है, एग्री विद बी टू सेल कार फॉर रुपीज हाउ मेनी रुपीज? 2 लाख। यहाँ पे ध्यान दो कि ए बोल रहा है बी को मैं 2 लाख की कार आपको भेजूंगा। हियर ए अंडर an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of rupees what? 2 lakhs, and also B under obligation to pay rupees 2 lakhs to A and A has right to receive rupees 2 lakhs। मतलब यहाँ पे दो शब्द है, बाकी जाने दो। एक आया राइट और एक आया ऑब्लिगेशन। ये दो शब्द देखो कि जब ए ने बी को बोला कि मुझे कार बेचनी है और बी बोला कि हाँ मुझे कार खरीदनी है, तो पहले क्या प्रपोजल गया था क्या? हाँ, यस और नो? व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। और प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो व्हाट ऑब्वियस उसे मैं दूसरा शब्द क्या बोलूंगा? एग्रीमेंट। और वो अगर लॉफुल करता है तो कार बेचना खरीदा किधर भी कायदे से गुनाह है क्या? नहीं। तो इन्फोर्सेबल है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो सर अगर ए ने बी को बोला कि मैं कार बेचूंगा, तो ये ए का ऑब्लिगेशन है कि उसे बी को कार देनी पड़ेगी। बट कब देनी पड़ेगी? जब बी क्या करेगा? पैसे देगा। समझ में आई? अगर इसने बोला की हाँ साहेब पैसे भी देईल 2 महिन्यानंतर देईल, आता थोडं पैशांचा प्रॉब्लेम चालू आहे, मला कार देऊन टाक, कार दे दी उधार पे, तो क्या ए राइट रखता है कि उसके पैसे वो रिकवर करे? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका था? डील फाइनल हो चुका था करके। एनीवेज, तो मतलब याद रखने की बात भी नहीं है। ओके, फादर प्रोमिसेस हिज सन, तुम्हारे लिए देखो, टू पे हिम पॉकेट अलाउंसेस ₹500 एवरी मंथ बट रिफ्यूज टू पे लेटर। पहले बोला बेटा जिंदगी में 10वीं पास हो जा गाड़ी लेके दूंगा, है ना? वैसे वाला है कि तुम लोग क्या करो कि थोड़ा कॉलेज जाने लगो, या कॉलेज में जो पापा जाते वो स्ट्रीम में सिलेक्ट कर लो, कॉलेज लाइफ रहेगी, पापा एवरी मंथ 500 रुपीज देंगे। अभी आपको तो कम लग रहा होगा, लेकिन ठीक है 5000 कर लो इसे। बच्चा खुश हो गया, जो पापा बोलते थे वो बच्चे ने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पापा ने बाद में क्या कर लिया?
मजाक कर दिया, बोले नहीं दूंगा। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज सोशल एग्रीमेंट। तो ये शब्द भी हम आगे समझेंगे। कौन सा एग्रीमेंट है बेटा? सोशल। कि हम बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं और आपको आईसीआई इस पे पूछती है कि पिताजी ने क्या किया, प्रॉमिस किया मैं तेरे को पैसे दूंगा और बाद में मना कर दिया, बच्चा चला गया कोर्ट में, आ पापा मिलते कोर्ट में करके, मैंने लॉ सिखाया, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कोर्ट वाला तुमको ये समझना पड़ेगा ऐसे कांड करने से पहले। बोले हम पढ़े लिखे सीए कर रहे हैं और बोले कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने में, वो सोशल एग्रीमेंट है एंड दिस इज नॉट क्रिएटेड विद इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट बेटा? लीगल रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बस ये वाले सवाल, ऐसे वाले सवाल आईसीआई घुमा सकती है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई, ये सोशल एग्रीमेंट है इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा नहीं। और ये आगे भी इन्होंने केस स्टडी में दिया हुआ है और इतना आपने आंसर दे दिया। आईसीआई बोल दे कि भाई तुम सीए फाउंडेशन से कहां पे चले जाओ मालिक? सीए इंटर में चले जाओ और तुम्हारे लिए जिंदगी तो और भी आसान करके रखिए। मतलब इंटर में तुम्हारे लिए सब्जेक्ट कम हो रहे, फाइनल में सब्जेक्ट कम हो रहे, आर्टिकलशिप कम हो रही है, मतलब सीए का इज्जत उतना ही है लोगों के नजरों में। लेकिन अभी तुम कर रहे हो तो तुमको थोड़ा तो रिलीफ है। आई नो कि देखो सीए कभी चीज ही नहीं होता, लेकिन तुम्हारे चैलेंजेस अलग रहेंगे, बट कंपेयर टू वो ऑर्थोडॉक्स मेथड जो था वो थोड़ा तो भी अभी ना सिस्टमैटिक किया हुआ है। एनीवेज चलो सर, ये दो एग्जांपल से समझा। क्या समझा सर हमने? अभी हमको सब पता चल गया था। एवरीबॉडी बताते रहो, रिवीजन करते रहो मेरे साथ, उतना ही चीजें जाएगा। हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन याद आए तो बोल देना, सेक्शन 2 सब सेक्शन क्या था? एच। ठीक है, फिर एग्रीमेंट बताया, एग्रीमेंट का क्या सेक्शन था? सेक्शन 2 सब सेक्शन क्या था मालिक? ई। और एग्रीमेंट में क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ व्हाट? प्रॉमिसेस। बट बात आता है प्रॉमिस कब बनता है सर? तो प्रॉमिस बताने के लिए सेक्शन बोला गया, कैसा? सेक्शन 2 बी। अब क्या बोल रहा है बी सर? व्हेन ऑफर या प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड इट इज नॉन एज व्हाट? प्रॉमिस। ये भी बोल सकते हो। अब ये खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि बेटा लेकिन कौन से अग्रीमेंट को तुम इधर लेके आओगे कॉन्ट्रैक्ट में? वो आपका कौन सा नहीं होना चाहिए? कौन सा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और सोशल एग्रीमेंट को हम क्या नहीं मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। इतना ध्यान दो और आपका तो मतलब लेवल बढ़ेगा, लेकिन ठीक है। So law of contract deals with only such a legal obligation which has resulted from agreement. Such obligation must be what? Contractual in nature. However, some obligation are outside the purview of the contract. कुछ उसके बाहर रहेंगे, जैसे social है. Example number 3, an obligation to maintain wife and children, an order of court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of contract act. तो सर क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो तुम मेरे को फीस दे रहे हो, देयर इज समथिंग इन रिटर्न। लेकिन ये क्या है? ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। डाइवोर्स का सुना है तुमने? डाइवोर्स, और दुनिया के फेमस डाइवोर्स पता है कौन से? ऋतिक रोशन का हुआ था, सबसे महंगा। अभी भी हुआ ना वो टकले का, कितने सारा पैसा ले लिया वाइफ ने। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बड़े इंसान से शादी करो और उसके अपोजिट बिहेव करो, वो खुद डाइवोर्स दे देना चाहिए भाई। और जैसे डाइवोर्स दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, एल्यूमिनी क्या बोलते हैं ना, ऐसे कुछ मराठी तला पोटगी बनता। तो वो अगर कोर्ट ने बोला है तेरे को देना पड़ेगा महीने का, सपोज अभी उन्होंने तो कितना प्रॉपर्टी दिया, जिंदगी में उतना कभी कमा नहीं सकते, इतना हिस्सा तो उसको चला गया उस औरत को, बट वो औरत समथिंग इन रिटर्न क्या दे रही? कुछ नहीं। ये तो सिर्फ उसको मेंटेन करने, वाइफ के लिए तो पैसा दे रहा है, बच्चे के लिए उसको संभालने के लिए, बट समथिंग इन रिटर्न में तो कुछ नहीं। वाइफ अलग जी रही है अपना अपना, ऐसे भी नहीं कि उसके लिए खाना बना रही है। अब तो डाइवोर्स हो गया तो बोलेगा मैं पैसा है को दू, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये चीज ही किसके बाहर आती है? आउट ऑफ द स्कोप ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि स्पेशल एक्ट के थ्रू है, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेटस ऑब्लिगेशन है, मतलब कोर्ट ने तुम पे डाला हुआ है। तो तुम ये नहीं बोल सकते भाई समथिंग इन रिटर्न क्या है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम्हें मेरा पैसा कैसे दूं? ठीक है, एनीवेज ये तो चीजें बन रही है। तो सर अब बात आ जाती है, देखो ध्यान से, कि हम लोगों को एक चीज पता चल गई, एग्रीमेंट और क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? सोच समझ के बोलना, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो बातें चाहिए। एक तो चाहिए इनफोर्सेबल व्हाट? लॉ। अगर एग्रीमेंट, सर एक बात बताओ, मैंने भाई के साथ व्यवहार किया, मैं गांजा बेचूंगा, क्या एग्रीमेंट है क्या? हाँ एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने गांजा बेचने का, उसने खरीदने का एक्सेप्ट किया, बट क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है क्या? नहीं। तो हर एग्रीमेंट क्या नहीं बन सकता? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में एग्रीमेंट था क्या? यस, वो एग्रीमेंट था, इसीलिए क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप क्या होता है? एग्रीमेंट। लेकिन हर एग्रीमेंट क्या नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे आएंगे ना कभी तो रहेगा। ये देखो लास्ट वाला, नेचर में देखो, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट
कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक डिफरेंस तो ऐसे ही हो गया। बोलो अगर 4 मार्क्स के लिए आया तुमको आना चाहिए कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट, एग्रीमेंट। यस और नो? यस। अब देखो मीनिंग, व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस, और क्या बेटा? एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इट इज नॉन एज व्हाट, एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग डन हो गया, लर्न कर लेना सर, आपको डिफरेंस पूछा जाएगा पहले एम से। मीनिंग एग्रीमेंट क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इट इज नॉन एज व्हाट, एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सेबिलिटी, इट इज नॉन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग डन। स्कोप अब देखते हैं। एग्रीमेंट, इट इज वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड व्हाट, सोशल एग्रीमेंट। दोनों हो सकती है सर। पप्पा ने बोला बेटा तू 12वीं में या सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर, तेरे को मस्त मैं आईफोन लेके दूंगा, ठीक है? बच्चा बोला हो गया ठीक है, तो ये अग्रीमेंट तो हो गई, हाँ, लेकिन कौन सी एग्रीमेंट हुई? सोशल एग्रीमेंट, ठीक है ना? अप्पा बोला तेरे को, अच्छा हस्बैंड बोल रहा है वाइफ को, मतलब गर्लफ्रेंड को होने से पहले, तू मेरे से शादी कर, तेरे लिए महल बना दूंगा। कौन सा एग्रीमेंट था? सोशल। मतलब बोली क्या नहीं आता महल कुटे, बोले नहीं होते ऐसे ही था, बोले चांद तोड़ के लाऊंगा, जा चांद तोड़ के ला, ऐसे बोला क्या? कुछ नहीं बोल सकते तुम, ये सोशल एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट में तो कवर है, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इट इज यूज in narrow sense with the specification that contract is only legally enforceable agreement। क्यों legally enforceable ही होना चाहिए? क्योंकि एग्रीमेंट में तो क्या आएगा पता है? आगे आगे तुम सीखोगे, इसी यूनिट में सीखोगे कि बंदा बोलता है कि मरा हुआ बंदा इसके अंदर में जान डाल दूंगा। क्या ये एग्रीमेंट है? उनके हिसाब से एग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या? तो ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ऐसे हम सीखेंगे आगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सुंदर है अगर आप समझो तो, क्योंकि आप कॉमन सेंस से आंसर लेके मार्क्स लेके आ सकते हो, बट नहीं समझा तो बच्चा गनगन करता था इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉमन सेंस आने के लिए भी हमको पहले नॉलेज चाहिए, ठीक है? एनीवेज, लास्ट पॉइंट, लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। सिर्फ एग्रीमेंट होना मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, हाँ, लेकिन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेसेसरी क्रिएट विच ऑब्लिगेशन बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन। और कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टन राइट टू द एवरी पार्टी। तो सर अब मुझे अगर शॉर्ट में ये लर्न करना है, अब लर्न क्यों करना है सर? एक देखो, अंडरस्टैंडिंग वाला विषय डन, लर्निंग वाला विषय का क्वेश्चन मार्क है सर, लर्न करे कि नहीं करे। और तुमको अगर सीए फाउंडेशन में पास होना है तो पहले दिन से एक चीज याद रखो कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तुम्हारा ओपन बुक पेपर है क्या? नहीं। अगर ओपन बुक पेपर नहीं है तो सर चीजें समझने पे तुम 60% 40% ही तुम जस्टिस दे सकते हो, लेकिन चीजें लर्न करने पे तुम्हारा 90% एक्यूरेसी रहेगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। और क्लियर कह रहा हूं मैं, भले कोई भी एग्जाम हो, लेकिन यहाँ पे जो रटता है वो पास हो जाता है, जो नहीं रटता है वो पीछे रह जाता है। बोला रटने को तुम बोलो कि हम तो नहीं रटेंगे भाई, फिर रहो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाओ। ऐसे है कि सीधी लैंग्वेज पढ़ लो सर। देखो रटना मतलब क्या कि आप रीड रिवाइज रिमेंबर, जितनी बार आप उसको पढ़ते हो उतनी बार वो दिमाग में रहता है, तो आपकी मेहनत है रटना मतलब कि याद रह गया। नहीं तो चलो ना, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ गया 4 मार्क्स के लिए, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, लिखो अभी। बोले नहीं हम सर ने तो पढ़ाया था, तो समझा था, भारी लगा था, अब लिखते नहीं आ रहा, लो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए मेहनत क्या लेनी पड़ेगी सर? अब मेरा काम खत्म होता है, आपका काम चालू होता है। क्या सर? आप देखो कितने पॉइंट है उसके, 4, मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड व्हाट, नेचर। अभी एक बार से नहीं हुआ, वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर। ऐसे याद नहीं रहता, तुम लोग कुछ तो बना दो, MS LN। एम से क्या था? मीनिंग। बोलो एग्रीमेंट में क्या मीनिंग था सर? और ऐसे लिख लो साइड में, एग्रीमेंट और क्या, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में कुछ मीनिंग याद आ रहा है? यस सर, एक चीज तो आ रहा है, ऑफर प्लस व्हाट, एक्सेप्टेंस, इट इज नॉन एज व्हाट, एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में कुछ याद आ रहा है? हाँ, एग्रीमेंट प्लस व्हाट सर, लीगल इनफोर्सेबिलिटी, इट इज नॉन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज हो गई। फिर एस, स्कोप में क्या था? कुछ याद करने की कोशिश करो। अच्छा, इसका स्कोप है, आपका कहना है वाइडर है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्यों वाइडर है? क्योंकि कौन सा एग्रीमेंट आ जाता है? सोशल एग्रीमेंट भी आ जाता है। एक पॉइंट था छोटा, ऐसे रिवाइज करके साइड में लिखते रहो तो तुमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या था सर? नैरो। ऐसे लिख दो, बाकी तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगी, इतनी भावनाएं तो पहुंची। क्यों इतना दिमाग, इतना तो आना ही चाहिए, बाकी तुम आगे लिखो नहीं लिखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना तो समझे। ओके, एल से क्या था? भूल गए, लीगल ऑब्लिगेशन। कहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होते? एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होते। कहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में।
ओके, एन से क्या है? नेचर। ऑल एग्रीमेंट क्या नहीं रहेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहेंगे? एग्रीमेंट्स रहेंगे करके। और इतना आ गया सर, तो ये पहला रिवीजन है, घर पे जाके तुम अलग अलग ढंग से कर सकते हो, और यहाँ पे एक बार लर्न और फिर आगे की गाड़ी आगे लेके जाओ। क्या है सर? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है। लेकिन तुमने जैसे मैंने, और ये तो मैंने कहा इसलिए तुमने पढ़ा, अगर मैं नहीं कहता तुम ऐसे ही चलते रहते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये वही हो जाता है जो सीएफ के बच्चे गलती करते हैं। तुमको तो कंटेंट हर जगह मिल रहा है ना, कि तुम एक लिंक डालो, एक चीज डालो, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह सब चीजें अवेलेबल है। चीजें कैसे कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। और मैंने कहा ना, सीए इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। एंड व्हाट डू मीन बाय सेल्फ स्टडी? कि जब मैंने आपको ये चीज बता दी, अभी आपका काम है कि उस चीज को आपको ना चिंतन मनन करके तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ओके, अब ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे तुम्हारे ना आगे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस पे डिपेंड है। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देखो, ये डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। एक है, एज गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या सर, एक तो ये जो सेक्शन में दिया गया है, कहां पे दिया गया है? सेक्शन 10 में। और कुछ ऐसी बातें हैं जो इसेंशियल है बट सेक्शन में दी गई नहीं है। चलो ध्यान से समझते, पहले समझ लेते, और इस सब का एक्सप्लेनेशन है। और तुमको बताओ, इस पे आगे का यूनिट भी है, इस पे है कंसिडरेशन पे, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही खत्म हो रहा है। मतलब ये समझा तो डिटेल में इसको 6 यूनिट जो डिवाइड किए ना, इसी पॉइंट पे डिवाइड किए हुए। तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा तुमको लगता है ना, 120 130 पेजेस का चैप्टर है पूरा, अगर मैं देखूं तो मॉड्यूल का, वो पूरा मॉड्यूल इसी पे बना हुआ है। अब कैसे बताऊंगा? पहले क्या इसेंशियल एलिमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो पहले क्या चाहिए बेटा? एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद कौन सा कंसेंट चाहिए? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आप किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती से क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस पे यूनिट है जिसमें और डिटेल में बताया हुआ है। फिर क्या होनी चाहिए? कंपेटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए। कंपेटेंसी मतलब जैसे कि हमको एक चीज तो पता है, हमने कल पार्टनरशिप में पढ़ा था कि, और वहां पे एक वर्ड आया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 18। 18 से ऊपर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते करके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। तो कंपेटेंसी मतलब कि वो पार्टी साउंड माइंड होना चाहिए, कोर्ट ने उसको ना ऐसे निकाला नहीं चाहिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। ऐसे 3 बातें यहाँ पे इस इधर मैं बताऊंगा जब पढ़ा होगा तब। लेकिन ये इसेंशियल एलिमेंट है कि एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट हो, कंपेटेंसी मतलब बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो, फिर लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए। मैंने कहा सर, मैं बोलता मैं पढ़ा दूंगा, क्या करोगे? बोले तुम्हारे लिए किसी का भी खून कर देंगे सर। तुम पढ़ाओ तो सही, तुम मेरे को पढ़ाओ, पैसा फीस देने को लिए नहीं, हम मर्डर ऑर्डर कर देंगे। आप बोलो किससे खुन्नस है आपकी? समथिंग इन रिटर्न ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो सर क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, मतलब आप ऐसे कुछ इलीगल देश या ले नहीं सकते। फिर ऑब्जेक्ट क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का? लीगल चाहिए। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और कुछ चीजें ऐसे भाई कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब आपको बताओ कि गुजरात में दारू बेचना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना, कि वॉइड आप नहीं बेच सकते दारू। महाराष्ट्र में या किधर भी भारत में आप हीरोइन बेच रहे, कौन सा हीरोइन? ओ सूंघने वाला, ड्रग्स वाला, है ना। गांजा बेच रहे, क्या वो चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, क्या? वॉइड। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम ऐसे चीजों में जाओ जो क्या हो? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड, मतलब वॉइड डिक्लेयर होना नहीं चाहिए। बाकी मतलब सब जिसमें एक्सप्रेसली तुम जाओ ही मत ना। तो पहले 6 जो बातें वो कौन से सेक्शन ने कही बेटा? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या है सर और मैडम? इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ, पहला क्या था? एग्रीमेंट। दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट। तीसरा क्या है? कंपेटेंसी ऑफ पार्टी। चौथा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। पांचवा क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट। और छठवा जो चीज कर रहे हो एक्सप्रेसली क्या नहीं होना चाहिए? वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये तो है कुछ बातें जो सेक्शन 10 ने कही, लेकिन ऐसी बातें जो जरूरी है बट सेक्शन 10 ने नहीं कही, लेकिन ये होने के अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या अमोल का आसार खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। तो एटलीस्ट कितने पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? बताइए। 2 पार्टी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आपका वो क्लियर हो गया कि एटलीस्ट मिनिमम कितने पार्टीज रिक्वायर्ड है मालिक? 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड करके। ठीक है, एक मिनट। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ो तो क्या दिया है वहां पे? 2 पार्टी के बाद क्या है? ओके, इंटेंशन टू गेट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा क्या है? ओके, देन आफ्टर
सर्टेनिटी ऑफ व्हाट, ओके, और उसके बाद पांचवा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर तो इस सब में ना आपको आगे इतना जो पढ़ा, हर एक इसमें अलग अलग अपना एक मीनिंग दिया हुआ है। हेलो हो गया ना इसको चैटिंग, हाँ हाँ, हर एक इसमें अपना एक मीनिंग दिया है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना कि मरा हुआ बंदा है, मैं उसको बोलूंगा उसमें जान डाल दूंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर कोई ऐसा, चलो सर देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, एग्रीमेंट था, फ्री कंसेंट था, कंपेटेंसी ऑफ पार्टी भी था, 18 साल के ऊपर था बंदा, एग्रीमेंट था सर, फ्री कंसेंट था, हाँ कंसिडरेशन पैसा ही दे रहा था लॉफुल, ठीक है, चार बातें एकदम क्लियर थी, लेकिन वो बोल रहा था मरे हुए में जान डाल दूंगा। क्या है, पॉसिबल था क्या? तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दैट्स ऑन दिस ग्राउंड ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, विषय खत्म। अब सर कैसे जाना है, ये तो देखो ये चीज होगी। अब मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूं कि कैसे सीए फाउंडेशन का लॉ, या ये चीज सर मैं तो कहता हूं ना, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, आपको सिर्फ नॉलेज और दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको यही पूछने वाले पेपर में, इससे बाहर कुछ है भी नहीं। थोड़ा इस बार का पेपर देखो, सारे मॉड्यूल में से चीज है, तो तुम लोग किस चीज का डर रखते हो? मतलब ये बात क्या है ना, अपना अपना अप्रोच। तुम अगर इस चीज को फाउंडेशन फाउंडेशन करके हुआ करोगे तो लगेगी, तुम बोलोगे साला फालतू 5 यूनिट है, खत्म अगर कर दे कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं, तुम गारंटीड पास हो। यूपीएससी एमपीएससी देखते सर, वहां पे पहले से लेके 10वीं स्टैंडर्ड और कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आएंगे तुमको पता भी नहीं रहेंगे। अपने को तो सॉर्टेड है ना मालिक, इधर से पूछने वाले क्या, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर अपना कोई भी पेपर जाता नहीं है। तो इस चीज को याद रखो। अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ ना, इधर उन्होंने सारे एग्जांपल दिए, एवरीथिंग, मतलब पॉसिबिलिटी पहले ना, ये देखो चालू कैसे हुआ है अपना मॉड्यूल, अदर देन सेक्शन 10 से चालू हुआ है। देखो नीचे गए, यहाँ पे देखो पहले चालू कर दिया टू पार्टीज। अब टू पार्टीज सेक्शन 10 था, अदर देन सेक्शन 10 था, अदर देन सेक्शन 10, टू पार्टीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, लीगल रिलेशनशिप करना चाहिए, उसके बाद अदर फॉर्मेलिटीज है, सर्टन मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट होना चाहिए, ये खत्म हो गया। और फिर वो वैलिड, इससे अपने 10 पे आए, सेक्शन 10 पे, देखो ये सेक्शन 10 पे आ गए हो, एक मिनट है, ये आगे सेक्शन 10 पे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह, ये खत्म करोगे तो आपका ये वाला सीन हो गया यहाँ पे खत्म। फिर आएंगे टाइप्स ऑफ क्या, कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लोगे कि अभी वैलिडिटी ऑफ, मतलब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला यूनिट अगर आपने खत्म कर लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोग वॉइड, आपको समझ जाएगा वॉइड क्या रहता, वैलिड क्या रहता, मतलब उतना तो भावना आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया प्रपोजल और क्या, ऑफर। अब ये अग्रीमेंट वाली बात होगी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, याद आ रहा है क्या? लेकिन डिटेल में बताया कि ऑफर कैसे रहता, प्रपोजल क्या रहता, फिर काइंड्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल। तो पहला यूनिट तुमको बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत बड़ा है। उसका इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, ऑफर ऑफर ऑफर, उसका ऑफर खत्म हुआ, ऑफर क्या होनी चाहिए बेटा, कंपलसरी। ऑफर प्लस व्हाट, एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्टेंस। उन्होंने एक्सेप्टेंस के बारे में बताया कि एक्सेप्टेंस देखो भाई, कि एक्सेप्टेंस, फिर आगे हो गए कि एक्सेप्टेंस कैसे रहेगा, उसके भी प्रकार आपको दे दिए रहेंगे कि जनरल एक्सेप्टेंस वगैरह, फिर कम्युनिकेशन। तो ये यूनिट बहुत बड़ा है पहला, लेकिन पहला यूनिट होते से समझ लो तुम्हारा टेंशन लॉ का खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप सेकेंड यूनिट देखोगे ना तो हल्के फुल्के दिए हुए, कंसिडरेशन, फिर खत्म हो जाता है, फिर ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। पहला यूनिट शिद्दत से करो, क्योंकि पहले यूनिट में आप लोगों का एक ना माइंडसेट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म फिर बाकी को टाइम, कंपनीज एक्ट जल्दी होता है, एलएलपी ऐसे ही फालतू, और अमेंडमेंट आ चुके थे अब तुमको आएंगे नहीं, तो अमेंडमेंट के साथ ही अपन पढ़ेंगे तो विषय खत्म हो जाएगा एलएलपी। पार्टनरशिप हल्का फुल्का है। फिर क्या रहेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अपन इधर सीक्वेंस से चालू करेंगे, सेल ऑफ गुड्स भी कर लेंगे इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। हाँ लेकिन अब क्या मैं बताना चाहता हूं, मैंने तुम देखो अब ये वाला चीज है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके साथ, ये बराबर है क्या, है ना? हाँ सर बराबर है, लेकिन क्या कहा है, करो। अब लग जाएंगे बोले क्या है सर, बराबर तो है, लेकिन कमेंट नहीं बोलना चाहिए था सर, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। तो ये चीज है, तुमको क्या आंसर दिया है सर, हाँ तुमको ये चीज पहले दिन से मैं बोल रहा था उन बच्चों को और तुमको भी कि ये ऐसे लिखना है, तो वो मतलब ये तुमने समझ लिया ना। आप इस चीज को समझो कि इंस्टीट्यूट क्या लिख रही है, कैसे लिख रही है, और जब तुम ऐसे पढ़ाई चालू कर दोगे तो कम से कम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स तुम ला सकते हो। एक बार आईसीआई के नजरिए को समझ लो कि वो कैसे कर रहा है। तुमने ये चीज पढ़ी ना अभी अभी, हाँ या ना, लेकिन ये घर पे जाके जब तुम पढ़ोगे ना मालिक, ये वाली चीज अच्छे से या लिख लोगे, मैं तो कहता हूं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा, और ऐसे तुमको करना पड़ेगा।
नहीं समझा तो पूछो मुझे कि क्या है कैसे है, लेकिन एटलीस्ट ये मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चन क्यों करने की प्रोबेबिलिटी की एज इट इज आ जाता है। इस बार कुछ बच्चे आए थे अकाउंट्स में सर, उन्होंने कहा सर मॉड्यूल में की क्वेश्चन थे, सिर्फ नाम और अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज था। एनपीओ का सम बहुत सारे बच्चों का नहीं टैली हुआ, क्योंकि एनपीओ 12वीं में अपने को अलग है। 12वीं में अपने को क्या है एनपीओ सर, रिसीट एंड पेमेंट दिया होता है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, एकदम सॉर्टेड है। सीए फाउंडेशन में क्या है, आपको दोनों है, ये तो है ही 12वीं का एज इट इज, लेकिन क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट बनाना पड़ता है, और वहां पे बहुत लगती है बच्चों की। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, बाकी बच्चों ने वो किया ही नहीं। मॉड्यूल में एक सम था, एज इट इज वैसा ही सम पेपर में आया। दो बच्चों ने एक दिन पहले ही वो सम देखा था, करके गए थे, पेपर में गए फर्स्ट शॉट टैली। कुछ बच्चों ने सब सम किए, वो सम देखा ही नहीं, पेपर में गए उतना टाइम ही नहीं होता कि दिमाग लगाए। होशियार थे, दोनों ही होशियार थे। तो मैं तो कहता हूं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे तो कहानी इस पे आ गई कि जो बच्चा करके जाएगा वो पास हो जाएगा, होशियारी की बात ही नहीं आई यहाँ पे। मतलब जिसने वो इज्जत से दो बच्चों ने बैठ के किया था सॉल्विंग, अरे यार है बगुन गयो है करून गयो, सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ, बाकी पूरा एडजस्टमेंट इफेक्ट विकेट सब सेम, एज इट इज डिट्टो सम उनका टैली हो गया पहले। तो इसीलिए कहता हूं कि मॉड्यूल को तो छोड़ो ही मत, वहां से चीजें आएगी, और इधर भी आप ऐसे करो। तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो कि सर ये भी बुक वो भी बुक कर ले, क्या पहले तो मॉड्यूल करो, फिर उसके बाद कुछ नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है। और अभी भी जो मई अटेम्प्ट के बच्चे, आप ऐसे ट्राई करो कि आपका मई में ही अटेम्प्ट है। अभी अपना जैन चल रहा है, राइट, फेब, मार्च, अप्रैल, और शायद ना मई और जून, मतलब इंस्टीट्यूट भी खुद ऐसे ही लिख रही है उसको, मई और जून। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका अटेम्प्ट में भी हो सकता है मई एंड, नहीं तो कहाँ पे होगा, जून में करके। तो इसको क्या हुआ, अप्रैल तक ही जा रहा है, तो वो भी बोल रहा है अप्रैल में। सॉरी, ऐसे भी सेशन हो गया अभी। हाँ भाई, अरे हाँ इधर बाहर आ गई। हाँ, ओके। और क्या बोलता हूँ मैं, मई, और सपोज जून में अपना अगर पेपर रहेगा, मई में ही समझते हैं, तो सर पास होने के लिए क्या इतना काफी है क्या। मैं तो बोलता हूँ इस बार ना सीए फाउंडेशन मैथ्स का पेपर मैक्सिमम बच्चों ने 60 to 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। तो आप अभी से मैथ्स का एक स्ट्रैटेजी बनाओ सर। अच्छा अटेम्प्ट क्यों, क्या उनको आ नहीं रहा था, क्या आ रहा था, फिर क्यों इतना कम अटेम्प्ट किया, टाइम नहीं मिला। क्योंकि 2 घंटे होते हैं, और एमसीक्यू मतलब 120 मिनट में आपको कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 100, और ज्यादा टाइम लग ही जाता है। तो उनका एवरेज इतना हुआ। तो आपका टारगेट क्या है कि पहला अपना एक ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपका कोर एरिया और हल्का फुल्का चीज के अगर पास होना है, तो कि सीए में आप एक ही चीज से पास हो सकते हो, ये स्ट्रैटेजी, पढ़ाई तो हर कोई करता है, आपको ये स्ट्रैटेजी ना बनाना पड़ेगा मैं वाले बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम कम है, तो हमको कम टाइम में रिजल्ट अच्छा बनाना है। ठीक है, सेम अकाउंट्स के लिए भी सेम है, 70 to 80 मार्क्स का परफेक्ट अटेम्प्ट है, 100 मार्क्स का करने वालों ने किया लेकिन पोस्टिंग करके आए, बट परफेक्ट अटेम्प्ट क्या है, 70 to 80 मार्क्स। तो आप ये देखिए कौन सा रिपीटेटिव पूछा जा रहा है, मैं अटेम्प्ट में पास होना। अच्छा इको में ज्यादा वक्त, इको और बीसीके में ऐसे भी टाइम नहीं लगता, बच्चे 2 घंटे का पेपर था, 1 घंटे अटेम्प्ट करके बैठ गए थे, और ये हर किसी का होता है, 1 घंटा तुम टाइम पास करते हो इको में, क्योंकि इको का खट्टाखट अटेम्प्ट हो जाता है, एकदम फालतू रहता है पेपर इको बीसीके। हाँ टाइम किधर जाता है, अगेन लॉ में। लेकिन लॉ में अगर पहले दिन से कॉन्ट्रैक्ट आज पढ़ रहे हो, लेकिन आज क्यों पढ़ रहे हो, इसका साइड में क्या होना चाहिए तुम्हारा, नोटबुक। और नोटबुक आज से ही परफेक्ट करो कि आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल उस नोटबुक पे आ जाना चाहिए, कि मेरे को इतनी इतनी चीजें भी मैं रिवाइज करो फटाफट। और एक दिन पहले की पढ़ाई करो, मैं वापस बोल रहा हूँ, आज ये 4 महीने कुछ फायदा होता है क्या, नहीं। ये 4 महीने की पढ़ाई किस किस लिए करते हैं हम, एक दिन के लिए, मतलब वो एक दिन में सब रिवाइज होना चाहिए सर। तो आप लोगों का रिजल्ट एकदम श्योर है। अगर आप सिर्फ आए बैठे चले गए तो कोई फायदा नहीं, समझा, डन। ओके, तो आज का काम क्या है, होमवर्क क्या है, वो एक क्वेश्चन लॉ का लिख के लाना है। कौन सा लॉ, ये वाला, आंसर, आंसर भी वहां पे, और लिखो तो तुमको समझेगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगेगा सिर्फ, लिखो और वहां पे देख के लिखो, कोई मन से लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर व्हाट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तुमको पता है, अभी उनका लैंग्वेज देखे लोगों कि उन्होंने कैसे कैसे आगे चीजों को बढ़ाया। पहले यूनिट को सिर्फ टाइम लगेगा एक बार पहला, और पहला यूनिट इतना बड़ा है, उतने में मेरे आगे के 4 चैप्टर भी खत्म हो सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को समझ लो, फिर दिक्कत नहीं रहेगी, और टाइम भी रहेगा ज्यादा। तो ठीक है, यहाँ पे अपन रुकते हैं।